हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेरी पर्सनल प्रेगनेंसी जर्नी एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस जो कि कनाडा में था। मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि यदि आप सिमिलर फेज़ में हैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके कैनेडियन सिस्टम की और थोड़ी ताकत मिल सके कि स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड फ़िलहाल कनाडा में हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इंडिया में आई हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए ताकि बच्चे की अच्छी रेख सेख हो सके। तो सबसे पहले जब हमें पता चला कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हम उसके बाद एक वॉक इन क्लिनिक में गए जहाँ पे उन्होंने यूरिन टेस्ट लिया मेरा एंड कंफर्म किया कि वाकई मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड तो हम खुशी खुशी घर वापस चले गए और उसके बाद हमने अपने फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। फैमिली डॉक्टर ने हमारे लिए कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड टेस्ट्स लिखे जो कि स्टैंडर्ड हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अराउंड 6 to 8 वीक्स में होता है डेटिंग स्कैन, जिसमें कि पता चलता है कि बच्चे की जेस्टेशनल एज क्या है, जिससे कि आपका पता चल सके कि आप कौन से वीक में हैं फ़िलहाल प्रेगनेंसी के। तो हम भी अपने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गए एंड उन्होंने हमें जेस्टेशनल एज बताई। सो ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद होता है आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड जो कि एनटी स्कैन होता है, जो कि होता है 11 to 14 वीक्स के बीच में। इसमें वो चेक करते हैं कुछ क्रोमोजोनल अबनॉर्मैलिटीज़ हों या मेंटली दे चेक फॉर लाइक डिसऑर्डर्स लाइक आपका डाउन सिंड्रोम, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सेकंड स्टेप वो था कि हमारा सेकंड अल्ट्रासाउंड एनटी स्कैन हुआ। सेकंड ट्राइमेस्टर में ही एक तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है जिसको बोलते हैं अनाटमी स्कैन। तो जैसे कि एनटी स्कैन था मेंटल अबनॉर्मैलिटीज़ चेक करने के लिए, सिमिलरली आपका अनाटमी स्कैन होता है फिज़िकल अबनॉर्मैलिटीज़ चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि बच्चे के हाथ पैर सारे ऑर्गन्स हैं या नहीं हैं। एंड तो हमारा फिर अनाटमी स्कैन हुआ था जो कि 18 to 20 वीक्स के अराउंड होता है। फिर उसके बाद जाके हमें OB-GYN जो हमारी गायनी थी उसकी अपॉइंटमेंट मिली अराउंड 27 वीक्स पे। तो एक्चुअली फ़र्स्ट शॉकर मेरे लिए यही था जब मैं प्रेग्नेंट हुई, बिकॉज़ इंडिया में तो जितना सुनने में मिलता है कि आपको गायनी शुरू से ही मिल जाती है। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आप रेगुलर गायनी विज़िट्स के लिए जाते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। आप डेफ़िनेटली अपने रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, लेकिन जो गायनी आपको मिलती है वो टुवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर जाके मिलती है। तो काफ़ी अजीब सा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ आप प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं, आपकी बेली बढ़ी जा रही है ना, आप किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स आपका जो नॉर्मल फैमिली फिजिशियन है उससे आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो। एंड प्लस अगर आपको कोई वैसे प्रॉब्लम लगे, इमरजेंसी लगे, तो आप डेफिनेटली हॉस्पिटल भी जा सकते हो। दे अलाउ कि आप अगर 18 वीक्स से ऊपर हैं तो वो आपको देख सकते हैं। तो उस मतलब फ़ेज़ में निकलने में थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, लेकिन टाइम के साथ मैं एडजस्ट हो गई और बाद में पता चला कि ठीक भी है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनको लगती हैं तो वो पहले भी गायनी प्रोवाइड कर देते हैं। बट क्योंकि सब ठीक चल रहा था तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके मैं गायनी विज़िट्स मेरी स्टार्ट हुई। तो गायनी विज़िट्स पहले इनिशियली मंथली होती हैं, उसके बाद बाई वीकली वीकली विज़िट्स होती हैं। तो हम रेगुलरली जाते थे एंड सब पूछते थे कि सब ठीक चल रहा है। वो रेगुलर चेकअप्स करते थे, जैसे कि आपका वो डायमीटर नापते थे बेली का, उससे उनको आइडिया पता लगता था कि बेबी कैसे ग्रो कर रहा है, इज़ इट अ स्मॉल बेबी, इज़ इट अ बिग बेबी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन रेगुलर ब्लड टेस्ट्स होते थे जिससे कि आयरन लेवल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन वगैरह का पता चलता था कि क्योंकि जो आपकी प्रीनेटल वाइटामिन्स होती हैं जो कि आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो इवन पहले से ही शुरू कर दें। तो
मेरी केस में जैसे ही हम सबसे पहले वॉकिंग क्लिनिक में गए थे, उन्होंने मेरे को उसी टाइम ही प्रीनेटल वाइटामिन्स दे दी थी, जो कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर डिलीवरी वो चलती रहती हैं, जो कि आपको रोज़ लेनी होती हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको नहीं मिस करना होता है। तो ये सब तो थी स्टैंडर्ड बातें। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से क्या कुछ किया वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो डाइट होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ आपकी स्ट्रेंथ एंड प्लस बच्चे की ग्रोथ, दोनों ही चीज़ें डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इवन किसी भी चीज़ की स्मेल, लाइक कुछ कुक कर रहे हैं या किसी भी चीज़ और की स्मेल बहुत इरिटेट करती थी मुझे। तो एंड प्लस मैं ज़्यादा खा भी नहीं पा रही थी, तो आधा फुल्का खाती थी, दैट्स इट। तो एंड प्लस नॉजिया एंड वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी मुझे। इनफैक्ट जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो मुझे याद है मैं सुबह 5 बजे उठ के पहले उल्टियाँ करके उसके बाद ऑफ़िस जाती थी। तो बहुत ही टफ़ टाइम रहा। इनफैक्ट मेरा जनरली लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बंद हो जाता है वॉमिटिंग एंड ऑल, लेकिन मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू रहा। तो उस वजह से मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाती थी एंड मेरा आयरन लेवल, मतलब बेसिकली जो फेरिटिन था वो लो आ रहा था। एंड जो डॉक्टर्स ने बताया कि नॉर्मल भी है, बिकॉज़ बच्चा आपका आयरन डेफिनेटली कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कंटिन्यू टू टेक योर आयरन टैबलेट्स एंड कंटिन्यू टू ईट लाइक न्यूट्रिशियस फूड। मैं रेगुलरली अपनी डाइटिशियन के इन टच भी थी, तो उनसे मैं पूछती रहती थी कि मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके डेफिनेटली मैंने अच्छा खाना खाया। इवन नॉन वेज वगैरह मैं रेगुलरली लेती थी, ताकि मेरी स्ट्रेंथ बनी रहे, प्रोटीन लेवल्स अच्छे रहें, और आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रोज़ अनार खाना चीज़ों में होता है, पम्पकिन सीड्स में होता है, और मैं कैश्यूज़ खाती थी, नट्स वगैरह काफ़ी कुछ। तो इन सब चीज़ों से मैंने अपना जो है एनर्जी को मेंटेन रखा। इसके अलावा एक ऐप जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी वो थी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ऐप करके है, जिसमें कि वीकली बताया जाता है कि आपके बच्चे की इस वीक में क्या ग्रोथ हो रही है, वो किस साइज़ का है। तो राइट फ्रॉम पॉपी सीड से लेकर वाटरमेलन तक के साइज़ का, जब तक वो हुआ, ज़ीरो से लेकर, सॉरी ज़ीरो से तो नहीं स्टार्ट होता है, 4 वीक्स से लेकर 40 वीक्स तक मैं हर सारी चीज़ें ट्रैक करती थी, और हर हफ्ते बताती थी घर वालों को भी, मतलब अपने हस्बैंड को भी, कि देखो अभी वो इतने साइज़ का हो गया और इस हफ्ते उसकी ये डेवलपमेंट्स हो रही है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता था वो ऐप यूज़ करके। और तीसरी चीज़ जो मैंने की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है प्रीनेटल योगा। तो वहाँ पे अराउंड 8-10 लोग आते थे, जो कि ऑफ कोर्स सारे प्रेग्नेंट थे, अलग अलग स्टेजेस में, कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड प्रीनेटल योगा में नॉट ओनली योगा होती थी, बट ऑल्सो डिस्कशंस होती थी कि कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है, और बर्थ के बारे में लेके कि कौन नर्वस है, कैसे उसको हैंडल करें, वो सब चीज़ें। तो कम्युनिटी बिल्डिंग और एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत अच्छा रहा। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, ऐसा कोई आपकी कम्युनिटी ग्रुप हो या फिर योगा क्लासेस वगैरह ज़रूर आप करें, ताकि आप फेलो जो प्रेग्नेंट ममाज़ हैं उनके साथ जुड़े रहें। तो ये सब था जो मैंने अपनी तरफ से किया। एंड जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि रेगुलर OB-GYN विज़िट्स होती थी, जिसमें हम इन टच रहते थे कि मेरा क्या वेट है, क्या ब्लड प्रेशर है, रेगुलर चीज़ें। एंड गायनी भी अल्ट्रासाउंड देखती थी कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, तो वो हमें सब कुछ बता देती थी। एंड टुवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑफ कोर्स लाइक 38-37 वीक्स के बाद ही लगने लग जाता है कि कब होगा, बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो ड्यू डेट मिली है उसी दिन ही हो बच्चा। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा केसेस में, मोर देन 50%, जहाँ तक मुझे पता है, 39-38 वीक्स में बच्चा हो जाता है, जो कि कम्प्लीटली हेल्दी है। 37 वीक्स के बाद आपका कभी भी हो, इट्स कम्प्लीटली हेल्दी बेबी, राइट। सो मेरे केस में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, नॉर्मल ड्यू डेट पर होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अचानक से गायनी ने बोल दिया, 38 वीक्स की आई थिंक मेरी अपॉइंटमेंट थी, जब उन्होंने बोला कि हम इंडक्शन स्केड्यूल करेंगे आपका, एंड इनफैक्ट 2 या 3 दिन बाद ही।
तो instead of 40 weeks, the baby will be delivered in 39 weeks, which is absolutely normal. बट मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे को लग रहा था कि अच्छा चलो अभी तो 10 दिन और हैं, ठीक है, आराम से टाइम स्पेंड करेंगे मम्मा के साथ, मम्मा आई हुई हैं, हंसी खुशी टाइम बीत जाएगा। लेकिन सडनली मेरे को बोल दिया गया कि 2 दिन बाद डिलीवरी आपकी करेंगे, और वो भी इंडक्शन के थ्रू। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सडनली अपनी मम्मा को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे है। तो बेसिकली फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन उनको लग रही थी। उनको लगा कि बच्चा जो है बाहर निकलने के बाद ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो हमने कहा ठीक है, जैसे भी डॉक्टर कहें, बेस्ट एडवाइस तो उन्हीं की ही हो सकती है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे इस बारे में। तो हम उनकी एडवाइस से जाएंगे। लेकिन उस इंडक्शन में भी स्टेप्स थे। तो जैसे कि सबसे पहला स्टेप था सर्विक्स डायलेशन का, जिसमें एक फॉली ट्यूब जो होती है वो इंसर्ट की जाती है आपके सर्विक्स को राइपन करने के लिए, बेसिकली उसको 1 या 2 सेंटीमीटर तक लाने के लिए, ताकि आप इंडक्शन के लिए रेडी हो जाएं। तो कई बार आपका सर्विक्स अपने आप डायलेट हो जाता है, बट मेरा जो है, उन्होंने चेक किया था गायनी ने, तो उन्होंने बताया था 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो हम फॉली ट्यूब के थ्रू उसको 2 सेंटीमीटर तक लेकर आएंगे, 2 या 3 सेंटीमीटर तक, एंड देन वी कैन स्केड्यूल योर इंडक्शन ऑन द नेक्स्ट डे। तो आई वॉज़ एक्सट्रीमली स्कैर्ड। मैंने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोज़, मुझे याद है उस टाइम पे, देखी इस चीज़ के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें कितना पेन होता है एंड ऑल दैट। तो फाइनली हिम्मत करके मैं गई। मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स मेरे साथ थे, मम्मा भी नीचे वेट कर रही थी। हम गए और जो है उन्होंने वो प्रोसीजर अपना किया, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका कितना सर्विक्स डायलेटेड है। उसके बाद फॉली ट्यूब इंसर्ट करते हैं एंड देन दे इन्फ्लेट इट टू अ सर्टेन पॉइंट, जिससे कि उनका एम होता है कि 2 या 3 सेंटीमीटर तक आपका सर्विक्स डायलेट हो जाए। तो that procedure honestly was not painful. It was definitely a little uncomfortable, but by that time I had gotten used to getting my cervix checked. Even like OBGYN visits में भी cervix वगैरह check होता था। तो ठीक है, I had gotten used to that कि हाँ जी, deep breath लेके relax करके उसके बाद कराना होता है। तो वो डल गया। बट जब मैं घर पहुँची, उसके within like 1 or 2 hours के बाद मेरे को जो पेन स्टार्ट हुआ, ठीक है, दैट वॉज नॉट नॉर्मल पेन। आई न्यू कि दिस इज़ नॉट पीरियड पेन, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर। तो एक अंदर से आवाज़ आई कि ये तो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम और पेनफुल थे कि आई वॉज लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्शंस टाइमर ऐप निकाली एंड उसमें मैं टाइम करने लगी कि कितनी स्ट्रेंथ की आ रही हैं, कितनी देर की आ रही हैं और कितनी गैप के बाद आ रही हैं। बिकॉज उन्होंने मेरे को कुछ बोला था कि अगर विद इन अ सर्टन टाइम रेंज अगर आए तो आपको हॉस्पिटल आना है एंड ऑल दैट। तो आई वॉज टाइमिंग दैम एंड कुछ अराउंड 6-7 घंटे तक मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में रही। तो आई वॉज जस्ट लाइंग ऑन द सोफ़ा and shouting for help. Of course I had help near me, but it was a very uncomfortable time for me, and I don't know how I went through that. I mean, everyone goes through it, but I was not expecting कि 1 से 2 सेंटीमीटर में भी इतना ज़्यादा पेन होगा। तो एनीवेज फिर हम अगले दिन गए एंड उन्होंने बोला था कि या तो आपकी फॉली ट्यूब अपने आप ड्रॉप कर जाएगी अगर वो उतना डायलेट हो गया होगा, लेकिन मेरे केस में वो नहीं हुआ था। बट जब हम वहाँ गए तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि येस, इनफैक्ट आपका 2.5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया है, तो वी कैन प्रोसीड विद द इंडक्शन प्रोसेस व्हेन एवर देयर इज़ एन अवेलेबिलिटी। तो हॉस्पिटल में इतना बिजी रहता है, इतनी सारी डिलीवरीज होती हैं कि दे कांट रियली गिव यू अ स्पेसिफिक टाइम कि इस टाइम इंडक्शन होएगी। सो दे वर लाइक कि जब भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होएगी हम आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है। तो अगले दिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगले दिन इंडक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज हॉस्पिटल से फ़ोन नहीं आया। मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि अभी तो टाइम लगेगा बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स बट यू आर नंबर 1 ऑन द वेट लिस्ट। आई वाज लाइक अच्छा चलो नंबर 1 है, ठीक है।
बट मेरे को लगा कि चलो ठीक है, शाम को कॉल आएगी या अगले दिन कॉल आएगी। तो हुआ क्या कि अगले दिन सुबह सुबह मेरे ख्याल से 6 बज रहे होंगे एंड माई फ़ोन स्टार्टेड रिंगिंग। हॉस्पिटल से कॉल थी कि आप विद इन 1 आवर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आई एम लाइक, एक तो मेरा घर हॉस्पिटल से इज़ लाइक 20-25 मिनट्स ड्राइव, ठीक है, एंड हॉस्पिटल बैग इवन तो मेरा तैयार था बट स्टिल अचानक से आई एम लाइक, क्या मैं 2 घंटे तक आ सकती हूँ? दे वर लाइक नो, आपको विद इन 1 आवर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आपका कैंसिल कर देंगे। तो इवन ब्रेकफास्ट भी मैं ढंग से नहीं कर पाई, लाइक ब्रेड अंडा जो है मम्मा ने बना दिया था एंड हम गाड़ी में लेकर आ गए। गाड़ी में मैंने ऐसे ही आधा अंडा और ब्रेड खाया और चली गई मैं, बिकॉज सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। तो वहाँ जाके मुझे जो है शॉकर मिला कि आपको तो जब तक आपका पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हो जाता इंडक्शन का, कुछ भी नहीं खा सकते हो आप, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, बट मैंने तो ब्रेकफास्ट भी मतलब कम किया है एंड ऑल दैट। तो एनीवेज, इसकी जो है पूरी कहानी डिलीवरी की वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये वीडियो मेरी प्रेगनेंसी के जर्नी के बारे में थी, जो कि मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आगे की वीडियोस में डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। बाकी आप प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देती रहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। एंड आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें अगर आप सिमिलर फेज़ के थ्रू गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, आईड लव टू नो। थैंक यू, बाय बाय।